बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा द डाइंग सन का लेसन कंप्लीट हो गया था और अब उसकी क्वेश्चन आंसर के सेशन की बारी है कि क्वेश्चन आंसर उसके आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको पता है सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आंसर आने हैं और सिनोनिम्स आएंगे। आपका जो ये बुक 2 का पोर्शन है इसमें से क्वेश्चन आंसर और सिनोनिम्स आएंगे आपको। तो क्वेश्चन आंसर्स आपके पास डिफरेंट हैंड बुक्स होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जिससे आप रट्टा मार के क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर को बेसिकली आपको समझना है कि क्वेश्चन का आंसर आपने देना कैसे है। तो हम ये भी साथ डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ से आपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो उठाने हैं अपने लेसन में से। अगर आप अपने तौर पर अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे हमने स्टेप वाइज पूरे लेसन को पढ़ा है, स्टेप वाइज जो है वो क्वेश्चन आंसर है। जैसे स्टोरी होती है तो स्टेप वाइज चलती है, इसी तरह ये लेसन को भी क्वेश्चन आंसर में स्टेप वाइज जो है वो पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारी एक्सरसाइज का, वो है हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। पूछा क्या गया है, हाउ कैसे। कैसे जब आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, देन यू विल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस। कैसे, कैसे का आंसर आपसे ये डिमांड करता है कि आपने उस प्रोसेस को बताना है जो आपको पूछा जा रहा है कि ये कैसे हुआ। तो कैसे वो कहता है कि एक स्टार दूसरे स्टार के पास कभी कभार ही आता है। तो ये बिल्कुल जो हमने स्टार्ट में इस लेसन के पढ़ा था कि एक सितारा दूसरे सितारे से मिलियन माइल्स दूर है और इसलिए ऐसा कभी कभार होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के नज़दीक आए, क्योंकि सितारे ज़्यादातर लोनली सफ़र करते हैं, सितारे ज़्यादातर अकेले सफ़र करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि क्योंकि सितारे एक दूसरे से बहुत दूर हैं और ज़्यादातर सितारे जो हैं वो अकेले सफ़र करते हैं, इसलिए ऐसा कभी कभार होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के पास आए। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड when according to Sir James Jeans a wandering star wandering through space came near the sun। अब हमने वो जो सूरज और एक सितारे वाला वो जो प्रोसेस हमने पूरा पढ़ा है, इसका बिल्कुल जो स्टार्ट है, हाउ इज व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जब अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स एक आवारा सितारा जो आवारा गर्दी कर रहा था खला में, वो सूरज के पास आया। क्या हुआ, ये उस पूरे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आपने इसमें डिस्कस करना है कि जब एक सितारा आप उसमें ये बताएंगे व्हेन अ वेंडरिंग स्टार वेंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। आपको टैकल करना ना चाहिए आंसर को। आपसे डिमांड है, अब आपके पास 4 to 5 लाइन्स की डिमांड है सेकेंड ईयर में, तो आपने टैकल करना है आंसर को कि आप उस क्वेश्चन में से एक लाइन को मोल्ड करके अपने आंसर में जो है वो कवर करें। तो आप अगर इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स व्हेन अ वेंडरिंग स्टार वेंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर टू द सन इट रोज अ हाई माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन। उसने एक बड़ा सा पहाड़ जो है वो पैदा कर दिया सूरज की सतह पर। आप ये भी कर सकते हैं कि इनकी दरमियान में एक पुल पैदा हो गया, इनके दरमियान में एक फोर्स पैदा होगी और उस फोर्स की वजह से एक बड़ा सा पहाड़ जो है वो सूरज की सतह पर नमूदार हो गया। अब इसमें आप मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि बिकॉज बोथ आर स्टार्स एंड दे हैव द सेम पावर, दे हैव सेम फोर्स, that's why that pulled a force between both of them and that rose a higher mountain on the surface of the sun। हमारा थर्ड क्वेश्चन है what happened when the wandering star came nearer and nearer। ये सारे क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ये इंटरलिंक्ड है विद द सेम प्रोसेस। अब उसने कहा कि क्या हुआ जब वो घूमता हुआ सितारा नज़दीक से नज़दीक तर आया, जब वो सूरज के नज़दीक से नज़दीक तर आया। तो हम बताएंगे कि जब वो सितारा नज़दीक से नज़दीक तर आया तो वो जो माउंटेन था, अब आपने पिछले आंसर में से थोड़ी सी लाइन ऐड करनी है कि जब उसने एक माउंटेन बनाया था, वो उस फोर्स की वजह से जो माउंटेन था वो हायर से हायर होता गया। जैसे जैसे वो नज़दीक आता गया फोर्स भी ज़्यादा पावरफुल होती गई और वो जो माउंटेन है दैट बिकेम हायर एंड हायर। व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब उस प्रोसेस का जो थर्ड पार्ट है,
प्लैनेट्स क्या हैं और वो कैसे वजूद में आए। आपने बताना है कि जब, जैसे उसने राइटर ने यूज़ किया है व्हेन द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस वेंट अवे, तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है कि व्हेन दैट स्टार वेंट अवे फ्रॉम द सन, वो उससे दूर गया तो उसकी जो फोर्स थी उसकी वजह से उसके जो माउंटेन जो था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो टुकड़े खला में बिखर गए और वो तब से जो है वो 2000 रोमिंग अराउंड द सन एंड दोज पीसेस आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है, आपका वो जो पूरा हमने वो सूरज और सितारे वाला हमने पूरा वो प्रोसेस पढ़ा था, उसको 3 पार्ट्स में जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स में पूछा गया है। तो आपने उसको एक प्रोसेस के तौर पर आपने उसको याद करना है और वो उस प्रोसेस का जो भी पार्ट आपको पूछा जाएगा, किसी और वर्डिंग में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसके आंसर में क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। तो ये भी एक्सप्लेन किया है आपके लेसन में कि स्टार्स पे लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार्स दे आर वेरी हॉट। आप बताएंगे वाई। अब कई दफ़ा बच्चे ऐसा करते हैं कि जब वाई वाला क्वेश्चन आता है उसको बिकॉज से शुरू कर देते हैं। इट इज़ वेरी चाइल्डिश वे, बहुत बचकाना तरीका है वाई वाले क्वेश्चन को बिकॉज से स्टार्ट करने का। आप क्वेश्चन की बेस अपने आप आंसर की बेस अपने क्वेश्चन में से बनाएंगे। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज, फिर आप बिकॉज देंगे, लेकिन बिकॉज ज़रूर देंगे, फिक्रे के शुरू में नहीं देंगे। अपने क्वेश्चन से आंसर की बेस बनाएं और फिर आप उसको बिकॉज उसमें ऐड करके फिर आप अपना आंसर दें कि देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली हॉट एंड लाइफ नीड्स अ सूटेबल टेम्परेचर टू एग्जिस्ट एंड इफ लाइफ अपीयर्स ऑन द स्टार्स इट विल बी बर्न्ड अप। राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हमारा 6th क्वेश्चन है कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई है इसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर आपने वो बताना है। तो कैसे शुरुआत हुई है ज़िंदगी की कि लाइफ बिगेन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। बच्चों को क्वेश्चन की समझ नहीं आती। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे जो हैं वो सूरज वाला लिखना शुरू कर देते हैं, सितारों वाला लिखना शुरू कर देते हैं। नो, लाइफ ज़मीन पर कैसे वजूद में आई, तो ये एक प्रॉपर पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया गया है आपके लेसन में कि लाइफ बिगेन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड एट लास्ट इट डेवलप्ड इनटू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि आपने वो पूरा प्रोसेस बताना है कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में स्टार्ट हुई, फिर वो कॉम्प्लेक्स होती गई और फिर आखिरकार ह्यूमन बींग्स के तौर पर जो है वो लाइफ ने जो है वो अपनी जो है वो अपने आप को फिनिश किया है। एंड प्रोडक्ट क्या आया है ह्यूमन बींग्स के तौर पर। अब आपने जब आप क्वेश्चन को समझेंगे आपको आंसर का पता होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं बच्चों को क्वेश्चन पूछूं तो बच्चे पूछते हैं मैम ये चौथा है या 5वां है या छठा है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना बच्चों, आपने क्वेश्चन को लेसन को अपने जहन में रख के, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लेसन से बाहर से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आपने बारीकी से लेसन को पढ़ा है तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ज़रूर है जो आपके लेसन में ही है जो आपसे पूछी जा रही है और आपके लेसन में से ही हमेशा आपको पूछा जाएगा। अगर आपको मोर देन एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप किसी भी बात का आंसर कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर को गौर से सुना है, अगर आपने तमाम बातें गौर से सुनी हैं जो आपको लेक्चर में पढ़ाई गई हैं, क्योंकि कोई एक लाइन भी ऐसी नहीं है जो आपके लेक्चर्स में मिस है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज द यूनिवर्स of which our earth is a part so frightening, give as many reasons as you can। अब ये वो फ्राइटनिंग वाली बात आ गई। कितने रीजंस हमने पढ़ी हैं, लोनलीनेस, वास्टनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो उसने कहा है गिव एज मैनी रीजंस, 4 to 5 रीजंस राइटर ने हमें दी हैं। तो आपने 4 to 5 लाइन्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो आप उसमें से 4 रीजंस बता दें, 3 रीजंस बता दें। उसने बहुत डिटेल में आपके साथ ये रीजंस डिस्कस किए हैं जो आपके माइंड में रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, लिटलनेस इन आवर स्पेस, जो कुछ आपको याद आ रहा है आपने वो इसमें डिस्कस करना है। उसने पूछा नहीं है 4, 5, एज मैनी एज यू कैन। लास्ट क्वेश्चन है what in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions genuinely exist? वो कहता है ज़मीन के अलावा जो दूसरी हेवनली बॉडीज़ हैं उन पे ज़िंदगी को नमूदार होने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस जो हैं वो चाहिए और क्या ये कंडीशंस उन पे हो सकती हैं,
क्या ये वहाँ पे हमें नज़र आ सकती हैं? तो इसके बारे में जो नेसेसरी कंडीशंस हैं बेसिकली वो 4 हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ टेम्परेचर, जिसका आपके लेसन में जिक्र किया गया है। तो हम सिर्फ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, आपके आंसर में आप सिर्फ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर से रिलेटेड आप वो जो डिटेल में बात हमने पढ़ी है कि लाइफ जो है वो स्पेस में कुछ पार्ट जो है वो स्पेस का दैट इज़ वेरी हॉट और कुछ जो है वो बहुत ठंडा है। तो आप बताएंगे कि हेवनली बॉडीज, सम हेवनली बॉडीज आर वेरी हॉट एंड सम हेवनली बॉडीज आर वेरी कोल्ड, कि जहाँ जो कोल्ड है वो इतनी कोल्ड है दैट लाइफ विल बी फ्रोजन देयर, और जो गर्म है वो इतनी गर्म है दैट लाइफ विल बी बर्नट अप देयर। और ऐसे ही उसने पूछा है नेक्स्ट पार्ट में, डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट। तो आपको उसने बहुत क्लियरली कहा कि ऐसा कभी कभार होता है और पता नहीं हमारी ज़मीन के वजूद में आने के अलावा ऐसा कभी हुआ भी है या नहीं। तो हम इसको कहेंगे नो। इस तरह के जो आंसर्स हैं जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपसे डिमांड करती है कि आप कुछ भी लिखें, तो आपको उस आंसर को फिर जस्टिफाई करना है। अब आपसे उसने एक ओपन क्वेश्चन पूछा है, डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट। अगर आप यस कहते हैं तो देन यू विल हैव टू प्रूव कि हाँ हो सकता है, हाँ कहीं और भी हो सकती है लाइफ, वहाँ अगर ये कंडीशंस हैं तो ऐसा भी हो सकता है, तो फिर आप खुद फंस जाएंगे। तो बेसिकली आपको इसमें कहना है नो, कि नहीं ऐसे कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन एनी अदर celestial body or any other universal body in the universe। किसी कहीं और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज द मेन condition which is temperature that is not suitable anywhere other than earth। हमारे ये 8 सवाल हैं इस लेसन के। आपको मैंने पहले भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 8 में से ही क्वेश्चन आने हैं। कई दफ़ा वर्डिंग चेंज हो जाती है, आपको परेशान करने के लिए एग्जामिनर ने कुछ अल्फाज का हेर फेर किया है। और आप देखिए अगर आप इन 8 क्वेश्चंस को समराइज़ करें तो आपका पूरा लेसन है 1 to all, शुरू से एंड तक पूरे लेसन को एनकम्पस किया है आपके इन क्वेश्चंस ने। इनमें से ही आपको आएंगे, हाँ वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, पूछने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो वो आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को समझना है और आपने फिर देखना है कि किस आंसर को आप पुट करेंगे तो जो डिमांड है वो आपकी पूरी होगी। इस तरह आपको मौका मिलेगा अपनी एबिलिटी भी दिखाने का। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पेपर में जब कोई आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आता था मैं उसको ज़रूर अटेम्प्ट करती थी। एग्जामिनर को ये पता चलता है कि ये बच्चा सिर्फ बुकिश मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इस बच्चे ने जो है वो अपना भी कुछ पुटअप किए हैं, अपनी भी कुछ जो है वो नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है। तो मैं जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनको मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगी कि कोई ऐसा जो ट्विस्टिंग क्वेश्चन है और आपको वो समझ में आ गया है एंड यू गॉट दैट कि इसमें ये आंसर बनता है, यू मस्ट अटेम्प्ट दैट। इससे आपको खुद भी बहुत खुशी हासिल होती है। मुझे इस तरह के क्वेश्चन करके आई यूज टू टेक दोज क्वेश्चंस लाइक अ चैलेंज दैट कैन आई अटेम्प्ट देम और नॉट। सो दिस मोटिवेशन इन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मस्ट अपीयर in their examinations and in their paper। so ये 8 क्वेश्चन, इनमें से जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट 4 क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। वेटेज जो है, क्योंकि मेन बात जो है वो फर्स्ट 4 क्वेश्चन में, सेकंड थर्ड और फोर्थ में वो सेम प्रोसेस है जिसको 3 पार्ट्स में पूछा गया है। फिर व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभार ये भी आ जाता है। और बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, पहले दूसरा तीसरा चौथा सवाल सेम प्रोसेस में ही आपका कवर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको ज़रूर डिटेल में अच्छी तरह आपने पढ़ना है ताकि आपका जो इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होनी चाहिए। आज के लिए हमारी आज के क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो एंड होता है। और आज का सबसे अहम काम, अगर आपने अभी तक दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक पढ़ लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि जैसे ही नया लेक्चर आता है, जैसे नया लेक्चर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फ्रेश मालूमात से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।